नमस्कार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू द ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ जॉब मंत्रा। ये आप लोग का इकोनॉमिक्स का तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नहीं कराया गया था, तो इस बात के लिए घबराएंगे नहीं, क्वेश्चन जरूर कराया जाएगा। और इस लेक्चर में है भी, हमने क्वेश्चन लाया भी है। जो कुछ पिछले लेक्चर में नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्रीय आय मापन से बचा हुआ है, उसको इसमें कवर करते हैं। चलिए ध्यान से समझेंगे, लाइन बाय लाइन चीज़ों को सीखते चलेंगे। पहला रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, इन दोनों का नाम तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। रियल जीडीपी यानी होता है वास्तविक जीडीपी, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद। और नॉमिनल जीडीपी यानी होता है नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद। रियल जीडीपी में हम लोग एक आधार वर्ष चुनते हैं। एक आधार वर्ष होता है कि इस वर्ष के हिसाब से हम चीजों के प्राइसेस को कंपेयर करेंगे। बेस ईयर एक चुन लिया जाता है। अभी हम लोग बेस ईयर पे चर्चा कर लेंगे, पहले मतलब समझ लेते हैं। ठीक। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में करंट ईयर पर जो वर्तमान वर्ष है, वर्तमान समय के हिसाब से, वर्तमान वर्ष के हिसाब से इसमें देखा जाता है नॉमिनल जीडीपी में। रियल जीडीपी में हम देखेंगे कि इसमें महंगाई को एडजस्ट कर दिया गया रहता है, इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया गया रहता है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया गया रहता है, महंगाई को एडजस्ट कर दिया जाता है। पर इसमें नहीं क्या आता है, इसमें क्या क्या आता है, मुद्रास्फीति यानी महंगाई को एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक। तो होता क्या है कि रियल जीडीपी का जो मान है, इसका जो मान है ये कम हो जाता है, और इसका जो मान है वो अधिक आता है। इसका जो मान आता है वो अधिक आता है, नॉमिनल जीडीपी का, नाम मात्र जीडीपी। जहां तक बात है बेस ईयर का, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में, तो हम लोग रियल जीडीपी निकालने के लिए हमको एक बेस ईयर चाहिए। एक्चुअली इसमें होता क्या है, जैसे मान लो अभी के लिए हम देख रहे हैं कि पेन्स का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक। तो पेन का हमारे पास कितने पेन्स बन रहे हैं, मान लो अगर इंडिया में टोटल 5,000 पेन बन रहा है। ठीक। पहले 2011-12 में जब का बेस ईयर, जैसे इंडिया इस समय बेस ईयर क्या लेके चलता है, इस समय इंडिया में बेस ईयर यानी आधार वर्ष क्या है, तो इसको समझ लो फिर आते हैं इस पर वापस। इंडिया में इस समय बेस ईयर क्या है, आधार वर्ष। आधार वर्ष, तो हमारा जो आधार वर्ष है वो है 2011-12, 2011-12, जिसको सरकार ने एक कमेटी बनाई है, कही है कि 2022-23 कर दो। 2022-23 करने के लिए एक समिति बना दी गई है, एक समिति बनाई गई है इसको 2022-23 करने के लिए। तो बेस ईयर मतलब होता क्या है, उस समय के प्राइस के हिसाब से कंपेयर कर लेते हैं कि चीजों का दाम कितना बढ़ा है। 5 रुपए में पहले देखते थे 50 ग्राम नमकीन मिलता था, अब 30 ग्राम मिल रहा है, यानी 20 ग्राम तो घट गया। इस तरह से हम देख सकेंगे कि प्राइसेस में अंतर किस तरह आ रहा है, प्रति ग्राम कितने का अंतर आ गया। तो रियल जीडीपी यानी वास्तविक जीडीपी में हम महंगाई को एडजस्ट कर लेते हैं, पर नॉमिनल जीडीपी में एडजस्ट नहीं करते, जिस कारण से नॉमिनल जीडीपी का जो मान है वो रियल जीडीपी से काफी ज्यादा आता है। और इसको देखने के लिए क्या किया जाता है, इसको देखने के लिए ही एक नया टर्म है, एक नया शब्द है, जिसका नाम है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक। जीडीपी डिफ्लेटर, देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। पहले इससे पहले आपको याद होना चाहिए कि ये जो बेस ईयर इस समय है वो 2011-12 है, और समिति बनाई गई है कि इसको आगे चल के क्या कर दिया जाए, 2022-23 कर, 2022-23 कर। ठीक। जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें हम, तो जीडीपी डिफ्लेटर बराबर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर यानी जीडीपी अपस्फीति कारक, सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक बराबर क्या होता है, तो जो ये जीडीपी डिफ्लेटर है बराबर होता है नॉमिनल जीडीपी को ऊपर रख लेंगे, नॉमिनल जीडीपी को यानी नाम मात्र जीडीपी को, और जो वास्तविक जीडीपी है उसको नीचे रख लेंगे, और इसमें 100 से गुणा करेंगे तो हमको 1% में मान मिलेगा, 1% में मान मिलेगा। वही मान जीडीपी डिफ्लेटर यानी जीडीपी अपस्फीति कारक कहलाता है। ठीक। एक्चुअली जीडीपी को इंडिया में कैलकुलेट करने का काम कौन करता है, जीडीपी की गणना कौन करता है, जीडीपी की गणना कौन करता है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है इससे। जीडीपी की गणना कौन करता है, कौन करता है, क्वेश्चन बन सकता है। इसको करने के लिए केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार का काम नहीं है, केंद्र सरकार का काम है। और केंद्र सरकार के अधीन सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, केंद्रीय केंद्रीय सांख्यिकी सांख्यिकी
अधिकारी होते हैं लोग, और वही लोग ये काम करेंगे, सिंपल सी बात है। CSO, CSO, ठीक, वही लोग करते हैं। और 21 मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो सांख्यिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स। एक्चुअली स्टैटिक्स इतना आधा नाम में कोई मिनिस्ट्री है नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन नाम का एक मंत्रालय है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हो, सांख्यिकी मंत्रालय, सांख्यिकी मंत्रालय, सांख्यिकी मंत्रालय। आप लोग पहले लेक्चर पूरा देखना, क्वेश्चंस को आज लगा लेना, फिर कुछ बोलना। सांख्यिकी मंत्रालय, ये सब सांख्यिकी मंत्रालय के अंदर आते हैं। कौन? सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिसर। और ये इन लोग का काम है जीडीपी को कैलकुलेट करना, अलग अलग सर्विस को कंडक्ट करके, अलग अलग चीजों को देख के, ऑडिट करके, ठीक। दूसरा चीज है कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? इसका मतलब ये एवरेज इनकम होगा, किसी भी देश का जो एवरेज इनकम होता है उसी को क्या कहेंगे? पर कैपिटा इनकम। एक्चुअली क्या जाएगा ना, कि जितना देश में पैसा है उसको ऊपर रख दो, और जितने लोग हैं उसको नीचे रख दो, डिवाइड कर दो, अपने आप मिल जाएगा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम किसी भी देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दर्शाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दर्शाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, रहने के ढंग को दर्शाता है, रहने के ढंग को दर्शाता है कि आप कितने बड़े बेहतर ढंग से रह रहे हैं, ठीक। कौन दर्शाता है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम बराबर क्या होता है? पर कैपिटा इनकम बराबर, मैं अभी भी बोल रहा हूं, कि जितना टोटल हमारे पास पैसे हैं उसको कहाँ रख लेंगे? ऊपर। नेशनल इनकम को कहाँ रख लेंगे? नेशनल इनकम को, नेशनल इनकम जिसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आय को, राष्ट्रीय आय को ऊपर रख लेंगे, और उसको भाग कर देंगे जनसंख्या से, जनसंख्या से, तो अपने आप पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। इसको किससे डिवाइड करेंगे? पॉपुलेशन से, टोटल पॉपुलेशन से, कुल जनसंख्या से भाग कर देंगे, तो उत्तर आ जाएगा प्रति व्यक्ति आय, ठीक। तो प्रति व्यक्ति आय में पूरी दुनिया भर में सबसे टॉप पर कौन सा देश है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगला, इंडिया में जीडीपी ग्रोथ हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। और फिर रैंकिंग कितना है इंडिया की? तो देखिए, पूरी दुनिया में देखें तो पहले पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका काफी पहले से ही इन सब चीजों में आगे। दूसरा पर पड़ोसी देश चाइना, तीसरा पर जर्मनी। तो जर्मनी का कैपिटल क्या है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला है इंडिया चौथे पर, और पांचवें पर जापान। तो इंडिया का रैंक कौन है? चौथा है जीडीपी के हिसाब से, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी यानी खरीदने की क्षमता के अनुसार भारत तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। अगला टर्म है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी प्रयोज्य व्यक्तिगत आय या अवशिष्ट आय। ये क्या होता है? कि आपके पास जितने पैसे हैं, आपके पास जितना पैसा है, आपके हाथ में जितने पैसे हैं, आपका जो पर्सनल इनकम है, व्यक्तिगत आय है, आपका जो पर्सनल इनकम है, तो कह सकते हैं व्यक्तिगत आय। तो इस आपकी व्यक्तिगत आय में से टैक्स घटाने के बाद, टैक्स घटाने के बाद जो टैक्स लग रहा है, जो अलग अलग तरह के कर लग रहे हैं, उनको घटाने के बाद जो भी आपका पैसा बनेगा वही क्या कहलाएगा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, प्रयोज्य व्यक्तिगत आय। यानी पर्सनल इनकम मान लीजिए आपका 1 लाख रुपया है, 80,000 हुआ ना, 1 लाख रुपया है। इसमें से मान लीजिए आप 1 लाख रुपए में से आप 10,000 रुपया आपका लग जा रहा है टैक्स, तो आपका जो ये 90,000 रुपया बचेगा ना, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पीडीआई, अवशिष्ट आय या प्रयोज्य व्यक्तिगत आय। हिंदी में काफी बड़ा बड़ा टर्म हो जा रहा है ना, प्रयोज्य व्यक्तिगत। नेशनल इनकम की बात करें, राष्ट्रीय आयों की बात करें, नेशनल इनकम किसको कहते हैं? तो नेशनल इनकम कुछ नहीं होता है, एनएनपी जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है, हमने पढ़ा भी था इससे पहले, एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट मतलब मतलब यही है कि फैक्टर कॉस्ट पर, फैक्टर कॉस्ट यानी जो जो जो
बनाने में जितना उसका लागत आ रहा है उस पर जो एनएनपी है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, राष्ट्रीय 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 नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी उत्पाद, नवील राष्ट्रीय उत्पाद जो है किस पर, एट फैक्टर कॉस्ट पर, ठीक है, जितना इसका बनाई लगा है उसको, क्योंकि जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे ना तो उसमें हम दो चीजों को छाट देंगे, किसको, एक तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो अगर हम मार्केट प्राइस इंक्लूड करेंगे तो टैक्सेस अपने आप इंक्लूड हो जाएंगे। तो अगर हमको नेशनल इनकम देखना है तो टैक्स छाटना पड़ेगा। दूसरा, सरकार जो सब्सिडी दे रही है उसको भी छाटना पड़ेगा। तो जब हम सब्सिडी और टैक्स को छाटते हैं तो मार्केट प्राइस से अपने आप क्या बन जाता है, फैक्टर कॉस्ट बन जाता है, यानी उत्पादन लागत पर आ जाता है, उत्पादन लागत। यानी नवीन राष्ट्रीय उत्पाद हमको देखना है उत्पादन लागत पर, उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। इसको याद कर लेंगे, अगर समझने में दिक्कत है ना तो इसको याद कर लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं। एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ खैर कि ये राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो हमको देखना रहता है कि अपने देश का जो कुल आय है वो कितना है, देश के व्यक्तियों द्वारा, राष्ट्रीय है, एनएनपी हम क्या किसके द्वारा होता है, एनएनपी मतलब इंडियन होना चाहिए, इंडिया में हो या विदेश में हो, लेकिन होना चाहिए इंडियन। अब इंडियन द्वारा फैक्टर कॉस्ट यानी उत्पादन लागत पर कितना उत्पादन हो रहा है, उत्पादन लागत पर देखेंगे, फैक्टर कॉस्ट पर देखेंगे, टैक्स और सब्सिडी छाट कर, उसी को नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय कहते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक, फिलहाल में देखिए ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं, इन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा है। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाई, अभी हम लोग ऊपर ही देखें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किधर गया भाई, किधर गया अबे, ऊपर, हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा इनकम दिख रहा है, इधर नीचे चलो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स। अब किसी भी देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसके किस चीज द्वारा दिखेगा, तो उसके पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय द्वारा। ये आपके 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। दूसरा, जीडीपी के डिफिनीशन से क्वेश्चन पूछ लिया है कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को मूल्य आधारित स्वरूप में निम्नवत रूप में परिभाषित किया है, बताइए कौन सा है इनमें। तो पहली बात कि हम लोग उसमें कौन सा इंटरमीडिएट गुड देखते हैं कि फाइनल, तो हम लोग फाइनल गुड्स देखते हैं। इनमें देखिए पहले फाइनल गुड्स की बात कहाँ पे हो रही है, तो इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इन दोनों में हो रहा है। अब इसमें देखते हैं कि फाइनल गुड्स की ही सिर्फ बात हो रही है, जबकि हम लोग जीडीपी में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों देखते हैं, हम लोग वस्तु और सेवा दोनों देखते हैं। तो वस्तु और सेवा दोनों इसमें है, डी में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे डेप्रिसिएशन की बात तो मैंने की भी थी उस समय भी, कि अगर हमको जी से एन पर जाना है, तो डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा, जी से एन पर जाना है तो डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। देखिए जी से एन पर गया किस में है, इसमें नहीं गया है, इसमें नहीं गया है, इसमें एन से जी पर गया है, और इसमें जी से एन पर गया है। कभी भी जी बड़ा होगा एन छोटा होगा तो घटेगा, तो यही वाला, तो ये वाला भी गलती हो जाएगा, ये वाला सही होगा। देखते हैं कैसे, जैसे जी एन पी है, ये क्या लिखा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अगर इसमें से डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, एन एन पी, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अब अगर ये डी इधर माइनस में है, डी इधर माइनस में है, यहाँ पे डी माइनस में, अगर इसको हम इस साइड भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा जी एन पी इज इक्वल टू एन एन पी प्लस डी, बुलाया ना। और ये एन एन पी इधर प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, एन एन पी इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एन पी, और इधर प्लस में इधर आते हो जाएगा माइनस, माइनस एन एन पी। एक्चुअली आप इसको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इधर भी लिख लो, बात सेम ही रहेगा। जैसे अगर मैं लिख दूं जी एन पी माइनस एन एन पी इज इक्वल टू डी, तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या हो गया, जी एन पी माइनस एन एन पी, सिंपल सी बात, देख लो। तो ना यहाँ पे कहोगे फिर कमेंट में, सर आप लेफ्ट से राइट कैसे कर लिए, देखो इसको, मैं कह रहा हूँ कि ये जीएनपी ये एनएनपी इधर प्लस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस में हो गया तो जीएनपी में से एनएनपी घटने पे क्या आ गया, डेप्रिसिएशन, दैट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कहाँ पे, यहाँ पे है, जीएनपी माइनस एनएनपी, यही तो है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मेजर करने के इनमें से कौन सा तरीका नहीं है।
तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने 3 तरीके बताए थे। एक है वैल्यू एडेड मेथड जिसको मूल्यवर्धित विधि कहते हैं, दूसरा इनकम मेथड जिसको आय पद्धति या फिर आय मेथड कहते आय विधि कहते हैं, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड व्यय विधि, ये तीनों तो है ही। चौथा कोई इन्वेस्टमेंट मेथड नाम का कोई मेथड नहीं है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, यानी निवेश पद्धति नाम का कोई नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? देखिए, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले लगाया था, ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। उन्होंने अपना एक किताब लिखा था, पॉवर्टी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम का एक किताब लिखा था दादा भाई नौरोजी ने, और उसी में उन्होंने ये अनुमान लगाया था। कब लिखा था ये? 1901 में। 1901 में पब्लिश हुआ था। पर कैपिटा इनकम किस तरह से मिलता है? कह रहा है डिवाइड करने पर, बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाई, नेशनल इनकम ऊपर रहता है, नीचे क्या रहता है? नीचे, तो नीचे क्या रहता है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, वर्किंग हो ना वर्किंग उससे कोई मतलब नहीं है। नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री, किसी भी देश का नेशनल इनकम जो होगा वो कितना होगा? तो सभी फैक्टर इनकम्स के सम के बराबर होगा। अभी हम पढ़ भी रहे हैं। ठीक, ये आप लोग इसको थोड़ा ध्यान देना। नेशनल इनकम किसके बराबर होगा? तो सभी फैक्टर इनकम, सभी कारक आय के योग के बराबर होगा। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय के बराबर होता है? इनमें राष्ट्रीय आय के बराबर यानी एनएनपी के बराबर कौन होता है? एनएनपी के बराबर कौन होता है? सोचेंगे आप। सॉरी, राष्ट्रीय आय के बराबर कौन होता है यानी एनआई के बराबर कौन होता है? एनआई के बराबर कौन होता है? तभी हमने ऊपर निकाला भी है, एनएनपी एट एफसी। तो देखेंगे एनएनपी एट एफसी कहाँ है? एनएनपी एट एफसी ये वाला है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एक देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी है, इनमें से कौन सा है? तो हम लोग को मालूम है कि जीएनपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो एनएनपी बन जाएगा। सिंपल सी बात है, तो हमको मालूम है कि हमको अगर जी से एन पर जाना है, ग्रॉस से नेट पर जाना है, तो हमको क्या घटाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे? मूल्यह्रास को घटा देंगे, डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, किसमें से? तो जीएनपी में से, डी वाला। ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको आपके शिफ्ट में अगर क्वेश्चंस इस तरह के पूछते हैं तो आप लगा सकते हो। बाकी इससे पहले वाले एक क्लास में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, दैट आई हैड लॉस्ट समवन एट माय होम, कारण से थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थे और एक सिली मिस्टेक हो गया था। उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके फादर कौन होंगे? उसके फादर होंगे एडम स्मिथ। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन होंगे? क्या होंगे? J.M. किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स। ठीक है, बाकी आपको कोई भी दिक्कत होगा दिल खोल के आप कमेंट करिए, वहाँ पे आपको उसकी सुविधाएं मिलेंगी। और किसी को और भी डिटेल्ड पढ़ाई करनी हो एकदम सभी सब्जेक्ट्स का एक पास ऑथेंटिक वे में, जिसको मुझको सब चीज़ मिल जाए एक ही पास में, A to Z सब कुछ मिल जाए, हमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको सब एक ही पास मिल जाए, सबका नोट्स मिल जाए, डिटेल नोट्स, कहीं और देखने की जरूरत ना पड़े, कंप्यूटर, यूपीजी के, एग्रीकल्चर, रीजनिंग, इंग्लिश सब मिल जाए एक पास। तो उसके लिए आप कोर्स को देख सकते हो, परचेज करने की सोच सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, पढ़ाई पर मन लगा के करिए। पढ़ाई करेंगे तो कैसे ना कैसे करके सिलेक्शन होना ही है। ठीक, चलिए धन्यवाद।